हर डेंटिस्ट ही आपका जो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है। अगर उनके दांत अच्छे नहीं हैं या उनके दांत आगे से मिसिंग है तो वो मुस्कुराते नहीं हैं, क्लास में परफॉर्मेंस नहीं देते। हमने एज अ होल उसकी आंखों का रंग देखना है, हमने उसकी स्किन का कलर देखना है, उसके लिहाज से हमने दांतों का कलर देना है। पेशेंट आया, आपने उनकी पिक्चर्स ली, आपने उनका स्कैन लिया और उधर ही आपने उसको ना 3D प्लान बना के बता दिया कि फ्यूचर में आपके दांत ऐसे नजर आएंगे, आपका फेस ऐसे नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब साहिबा। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहला क्वेश्चन है वो नाज़रीन की तरफ से कि स्माइल मेकओवर क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? इससे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगी जो कि आपने स्टार्ट किए कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है वो हर डेंटिस्ट ही आपका जो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है। मतलब कि अगर आप ये सोचें कि एक अलग स्पेशलिटी है या एक अलग चीज़, ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट का काम ही यही है कि उसने अपने पेशेंट के अंदर खूबसूरती डालनी है। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है वो हर डेंटिस्ट जो है वो एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं कि स्माइल मेकओवर क्या है। जैसे कि एक हम जो डेंटिस्ट है ना, हमें कहा जाता है कि हम डॉक्टर भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम आर्ट के साथ भी रिलेट करते हैं और ब्यूटी के साथ भी। तो हम मिक्सचर हैं डेंटिस्ट इन सब चीज़ों का, क्योंकि इसमें हम आर्ट और साइंस को लेके साथ चल रहे हैं। हमने एक साइंस को साथ लेकर एक पेशेंट की पेन को भी ख़त्म करना है, और अगर उसको कोई अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कोई इशू है, एस्थेटिक कोई इशू है, तो हमने उसमें उस आर्ट को भी डालना है खूबसूरती के साथ। तो इससे आप बता सकते हैं कि एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जो है इस तरीके से पेशेंट की जो है इश्यूज़ को सॉल्व करता है। अभी आपने आर्ट की बात की है तो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएंगे कि थोड़ा सा आर्ट इसके अंदर कैसे। अब जैसे आप स्माइल मेकओवर के बारे में हमें कह रहे थे, अगर हम वाइड पे चले जाएं, सिर्फ स्माइल मेकओवर पे चले जाएं, तो बहुत सारे पेशेंट इस माशरे में इस तरह के होते हैं, किसी न किसी रीज़न की वजह से वो खुल के मुस्कुरा नहीं सकते, या मुस्कुराना तो दूर, वो इतना भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी से सही तरीके से बात भी कर सके। क्यों? क्योंकि या तो उनके दांत टेढ़े होंगे, या उनके दांतों में कोई पिलाहट है, या बचपन में ही उनके दांतों में फ्रंट पे कैविटीज़ लगी। सिर्फ अभी हम ना फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो एस्थेटिकली हालांकि हो सकता है पीछे वाले दांत उनके बिल्कुल सब ठीक हों और वो फंक्शनली बिल्कुल अच्छा एक्ट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आगे वाले दांतों पे आजकल जो हमारा क्राइटेरिया है ब्यूटी, वाइट होना, और इसमें हम एक इंसान को जज करते हैं, तो उस लिहाज से जो इंसान होता है वो अपने आप को जो है उसको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और वो फिर कहता है कि ना वो डर डर के बात करता है, ना वो आगे आ सकता है, ना वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, चाहे उसमें कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो। तो स्माइल मेकओवर में हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट किसी भी वजह से उसको कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, या तो इस वजह से हम उसकी दांतों को चेंज करेंगे, या तो उसके दांतों में वाकई में इसने केयर नहीं की और कैविटीज़ लग गई हैं, और उनको बचाने के लिए हम उसका एक स्माइल का मेकओवर करेंगे, चेंज लाएंगे इसकी स्माइल में। तो इसे ओवरऑल कहते हैं स्माइल मेकओवर। अच्छा, दांतों की ज़ाहिरी हालत या नफ्सियाती असर पे क्या असर हो सकता है इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा असर होता है। आजकल तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर उनके दांत अच्छे नहीं हैं या उनके दांत आगे से मिसिंग है तो वो मुस्कुराते नहीं, क्लास में परफॉर्मेंस नहीं देते। तो छोटी एज से ही अगर हम स्टार्ट करें ना, अगर एक बच्चा है उसने शुरू में जो है रात को वो फीडर ले रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके आगे की फ्रंट के दांत सारे डिकेट हो गए, ख़त्म हो गए। तो मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि पेरेंट्स जो है ना 2 साल के 3 साल के बच्चों को लेकर आते हैं कि ये क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे से इसके दांत ख़राब हो गए, तो ये क्लास में अच्छा से परफॉर्म नहीं, बोल नहीं सकता, इस वजह से डर डर के पीछे रहता है। तो ये जो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये भी इम्पैक्ट होता है इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर 100%। अच्छा, जब वो मुस्कुराएगा क्लास में, अगर किसी एक बच्चे ने भी हंस के उसको ये कह दिया अपने देखो, तो बच्चे का जो है ना यहाँ पे नफ्सियाती असर हो सकता है उसके ऊपर, ये वो कंडीशन है। वो हमेशा के लिए उसके जहन में बैठ जाता है, वो फिर डरता रहता है, वो फिर अपनी क्लास के सामने नहीं जाता, वो फिर पीछे रहता है। किसी चीज़ में अच्छा भी हो, उसे स्टडी आती भी हो, उसको किसी सवाल का जवाब आता भी हो, तो वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा मैं अगर बोलूँगा तो मेरे वो गंदे दांत नज़र आएंगे, फिर जो है पूरी क्लास मेरे बारे में बात करेगी। तो वो चुप करके ऐसा ना सिर्फ अपनी
लाइफ में पीछे जाता है, अपनी स्टडीज़ में पीछे जाता है, और ओवरऑल भी वो अपनी जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसका डिक्रीज़ कर जाता है। ये तो होगी छोटे बच्चों की बात। अगर इसी तरीके से आप बड़ों की बात करें तो बड़ों में क्या होता है कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि जिनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, कोई कैविटी नहीं है, फंक्शनल में कोई उनको इशू नहीं है, लेकिन पानी में नमकियात ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरोसिस हो गई और उनके दांत बिल्कुल पीले हो गए या ब्राउन हो गए, या ऊपर से दांतों का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया और वो अजीब से भुरभुरे से हो गए। तो वो जो है पेशेंट, वो सोशली यहाँ तक कि इतना वो घबरा जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के तो शादी का भी इशू हो जाता है कि उनको रिश्ता नहीं आ रहा। ये एक फैक्ट है, यहाँ तक इसका इम्पैक्ट आता है, ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग इस बात पे भी, कुछ पेशेंट ने कहा कि रिजेक्शन हो गई कि आपके दांत नहीं अच्छे। तो ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो फिर वो आते हैं, वो हमसे हल पूछते हैं, फिर हम उनको एक उसका बताते हैं कि इस तरीके से आप चलेंगे। तो जब हम उनको कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, जो हम उनको नई एक स्माइल देते हैं। ये जो कॉस्मेटिक दांतों की आम जो शिकायत हैं, जैसे उसका पीलाहट होना या टेढ़ेपन होना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कॉस्मेटिक एक बहुत वास्ट चीज़ आ जाती है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसमें सबसे पहले तो दांत को देखेंगे कि दांतों का रंग क्या है, दांतों की साइज़ क्या है, दांत जो है सही तरीके से निकले हैं नहीं निकले हैं, पूरे हैं नहीं पूरे हैं। फिर उसके बाद दांत सीधे हैं, टेढ़े हैं, आगे हैं, पीछे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें आपकी वास्ट वैरायटी आ जाती है। वो ब्लैक हैं या नहीं हैं, साफ़ हैं या गंदे हैं, तो इसमें जो है ना मिसिंग है या फिर निकले ही नहीं हैं या फिर किसी वजह से निकाल दिए गए। तो बहुत जो है ना इसमें एक वास्ट वैरायटी आती है कि आपने पेशेंट देखना है, उसका इशू देखना है और उसको फिर आपने सोल्यूशन बताना। अभी आपने बात की थी कि पानी के अंदर कुछ नमकियात होते हैं जिसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं जी। तो क्या उनको फ़ौरन रिजू नहीं करना चाहिए जब इस कंडीशन में जा रहे होते हैं, प्लाट या कुछ ऐसा उनके ऊपर एक और बॉन्ड सा बनना शुरू हो जाता है? देखिए, जो दांत बनते हैं ना बच्चों के, वो बनते हैं, बिल्कुल बच्चा तो छोटा होता है, उसे नहीं पता होता। जो एज है फ्रंट के दांतों की आने की वो 6 से 8 साल है, और अगर कैनाइन की बात करें तो 9 साल। बच्चे को उस टाइम कुछ भी नहीं पता होता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर इस पे एक अच्छी नज़र रखें और देखें कि बच्चों के दांत पहले ठीक थे अब ख़राब आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि कुछ इलाके हैं पाकिस्तान के ऐसे जहाँ पे फॉर श्योर ये इशू आता है। मियांवारी के इलाके हो गए, मुल्तान के इलाके हो गए, मियाँ चन्नू के, खानेवाल, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो वहाँ के पेरेंट्स को एजुकेशन के साथ साथ अपने पानी को चेक करवाना चाहिए। अगर उसमें फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा आता है तो बच्चों को वो पानी ना दें, बच्चों को वो पानी दें जिसमें फ्लोराइड का लेवल वो हो जो रिकमेंडेड है। फिर ऐसे इलाकों में बच्चे फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें ताकि उनको ये इशू ना आए। तो ये चीज़ें तब होती है कि जो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ता है, उसको फिर वहाँ पे समझ आती है कि ये कुछ हो गया मेरे दांतों के साथ, बाकियों के तो ठीक है, मुझे क्या हो गया। फिर वो हमारे पास आता है, फिर हम बताते हैं। वैसे कितने टाइम लग जाता है इसको ख़राब होने के लिए ना, कि आहिस्ता आहिस्ता? शुरू में तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, कहता है ठीक हो जाएगा ऐसी। जब एक दफ़ा दांत निकल चुका है ना पीला, तो वो उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना, उसी में फ्लोराइड ऐड हो गया है। ओके, उसी टाइम ही वो इरिवर्सिबल हो गया है। अब ये नहीं, अगर आप जब वो बन रहा है दांत उसी टाइम ही उसके पानी को मॉनिटर करें और उसी टाइम आप फ्लोराइड को चेक करें तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी मदर्स जो है वो ले लेती हैं टेट्रासाइक्लिन। जो छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक है ये दे देती हैं टेट्रासाइक्लिन, तो उनके जो दांत आते हैं बिल्कुल ख़राब, उसके ऊपर ब्राउन स्टेन होते हैं। अच्छा, अभी हमसे बात करें कि पानी की वजह से हो सकता है क्या? कोई फूड भी ऐसी हो सकती है जो हम ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है दांतों के ऊपर? हाँ जी, फूड इस तरह की जैसे पान गुटखा हो गया, छालियाँ हो गई, इस तरह की जो कि बहुत ही स्वेयर स्टेन वाली होती हैं और वो बहुत ही लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो पक्के स्टेन हो जाते हैं, वो उतरते ही नहीं हैं दांतों से। अच्छा, एज ए डॉक्टर कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि मरीज़ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के लिए मौजू है या नहीं है? देखें, पेशेंट सबसे पहले आएगा आपके पास अपनी कंप्लेन लेके, तो बीइंग अ डॉक्टर ये फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले रिलैक्स होकर उसको सुने कि उसको इशू क्या है। ऐसे ना हो कि वो पीछे दांत का दर्द लेकर आया और आप उसके आगे फ्रंट के दांत देख रहे हो और आप कहें कि नहीं आप अपने ये दांत ठीक करा ले, सीधे करा ले। ऐसे नहीं होता। आपने हर पेशेंट को खुद जज करना होता है कि वैसे ये इशू क्या लेकर आया। अगर तो वो आपके पास दांतों का ही इशू लेकर आया कि एस्थेटिकली मुझे मसला है,
तो सबसे पहले आप उसको ऐसे ऑप्शंस दें जो कि नेचुरल हों। लाइक अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके दांत टेढ़े हैं और वो आपको कह रहे हैं कि मुझे क्राउन्स लगा दें, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझाएं कि ये टेढ़े दांत आपके नेचुरल वे में सीधे हो सकते हैं, ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, इनविजिलाइन अलाइनर्स लगाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को उस तरफ माइल करें। अगर तो एस्थेटिकली उनके दांतों का रंग ख़राब नहीं है तो वाइट है लेकिन टेढ़े हैं, लेकिन अगर तो दांत टेढ़े भी हैं और साथ में बहुत ख़राब भी हैं और एंड ऑप्शन क्राउन और ब्रिजेस ही है, तो फिर आप उसको एट दी फर्स्ट टाइम पे ही विनियर्स या क्राउन वगैरह का ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छा, ये स्माइल डिज़ाइन क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसके दांत टेढ़े हैं क्या है, हमने एज अ होल उसका फेस देखना है। हम आप अगर नाक के इस तरह सीध में एक लंबी लाइन खींचें चिन तक, तो हम पेशेंट के सेगमेंट्स देख रहे होते हैं कि ये सेगमेंट इसका कितना इनका जो है वो गैप है, फिर इधर से फिर अपर लिप तक और फिर अपर लिप से यहाँ नीचे तक नीचे वाला हिस्सा जो कितना है। तो ये हमने मेजर करना होता है कि तीनों इक्वल हों। ये ना हो कि इनका माथा बड़ा है, लोअर जो ये मिड जो पार्ट है ये छोटा है, फिर नीचे वाला लंबा है। तो हम एज पेशेंट को एज अ होल देख रहे होते हैं कि ये क्या इशू है, वेदर ये जो आगे वाला ऊपर वाला जॉ है वो पीछे है, नीचे वाला जॉ बाहर है। तो हम एज अ होल उसकी सिमेट्री पहले बाहर से देखते हैं। हम उसकी चिन, लिप्स, एंगल, हर चीज़ का, जॉ का एंगल, हर चीज़ का हम वो चेक कर रहे होते हैं। नेज़ल बोन, आपकी जो है डिफरेंट जो बोन्स हैं, हम सारा वो एंगल्स देख के फिर उसके बाद जब पेशेंट स्माइल करता है फिर उसमें उसके बाद हम जाते हैं, हम देखते हैं कि दांत अब टेढ़े हैं, अब किस एंगल में जा रहे हैं। तो एज अ होल पेशेंट को देख के हम फिर उनको अब ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं कि इस तरीके से हमें चलना चाहिए। एग्जैक्टली अभी आपने वही डिज़ाइन के अमल में की, जो चेहरे के खदो खाल हैं उनको आप देखते हैं कि उनकी सिमेट्री होनी चाहिए, सारा कुछ। या बिल्कुल, हमने पेशेंट को सिर्फ ये नहीं देखना, अगर एक पेशेंट एस्थेटिकली ही हमारे पास आया है तो हमने ये नहीं देखना कि बस उसके दांत हमने सीधे कर लिए। हमने एज अ होल उसके आंखों का रंग देखना है, हमने उसकी स्किन का कलर देखना है, उसके लिहाज से हमने दांतों का कलर देना है। एक हमारे पास अगर पेशेंट आ गया बहुत ही उसका जो है लाइट कलर है और हम उसको जो है दांत भी लाइट देते हैं तो वो उसको खूबसूरत लगेंगे, वो मुस्कुराएगा, उसको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर एक हमारे पास पेशेंट आ गए जिसके अपने शेड ही बहुत डल है, ब्लैक है, और उसको हमने चमचमाते वाइट दांत दे दिए हैं तो वो अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ज़ाहिर एक ब्लैकिश कोई ब्लैक आ गया और उसको बिल्कुल ही ज़्यादा फिर वो अजीब सा लगेगा। हमने जो है ना हर पेशेंट की हर चीज़ को देखकर हमने देना है, यहाँ तक कि आई के अंदर जो आपका कलर है, ठीक है, वाइट, उसको के साथ भी हम शेड मैच कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट की जो है एक जब वो मुस्कुराए तो उसका फुल फेस सिमेट्रिकली लगे। कोई किसी की ये ना हो कि उसकी बस दांतों पे ही नज़र जाए या उनकी आंख पे जाए या उनकी फेस की शेड पे, सब चीज़ सिमेट्री में नज़र आए, वो मुस्कुराए तो वो खुश हो कि मेरा चेहरा खूबसूरत लग रहा है। ओके, अच्छा, कैन और कैट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल स्माइल डिज़ाइन वगैरह है, इसमें कैसे मनसूबाबंदी की जाती है इसकी? देखिए, जो आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, ठीक है, ज़्यादातर ये वेस्ट में है कि एट द स्पॉट ही पेशेंट आया, आपने उनकी पिक्चर्स ली, आपने उनका स्कैन लिया और उधर ही आपने उसको ना 3D प्लान बना के बता दिया कि फ्यूचर में आपके दांत ऐसे नजर आएंगे, आपका फेस ऐसे नजर आएगा। Exactly, okay. लेकिन ये चीज़ें अभी हमारे कंट्री में नहीं है, तो हम ये है कि पेशेंट का जो है उनका पूरा प्लान बनाते हैं। ये क्या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी जो बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर टाइप आप पेशेंट को पहले डिज़ाइन दिखा देते हैं कि इस तरीके से आपके जो है दांत नज़र आएंगे, इस तरीके से आपको फुल सिमेट्री आपकी नज़र आएगी। लेकिन हमारा जो है वो ये है कि हम कैट कैम यूज़ करते हैं दांतों को बनाने के लिए, उसके बाद हम ट्रायल पेशेंट के साथ शेयर करते हैं, उनको हम ट्रायल दिखाते हैं, उन्हें पसंद आता है तो फिर फाइनल उनके बनकर और फिर हम उसको फाइनल किया जाता है। फिर फाइनल आप उसको करते हैं। अच्छा, बाइट अलाइनमेंट जो होती है तो ये खूबसूरती में क्या किरदार अदा करती है बाइट अलाइनमेंट? देखिए, बाइट जो है वो फंक्शनल एक काम है। अगर तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसके पीछे वाले जो दांत हैं मोलर्स, ठीक है, अगर वो सही तरीके से इरप्ट नहीं हुए, इरप्ट का मतलब है पूरे तरीके से वो नहीं निकले, पूरे तरीके से जितना उनको निकलना चाहिए था वो नहीं निकले, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट के जो आगे वाले दांत हैं ना, वो जो एक नॉर्मल जहाँ पे उन्हें बंद होना चाहिए कि आपके थोड़े से नीचे वाले दांत नज़र आए इंसाइजर और थोड़े से ऊपर वाले दांत उनको कवर कर रहे हो,
तो ये नहीं होगा, और वो क्या होगा कि ऊपर वाले दांत पूरे के पूरे नीचे वाले दांत को बंद कर देंगे, और उससे क्या होगा, इस डीप बाइट हो जाएगी। डीप बाइट से क्या होगा कि पेशेंट का ये हिस्सा कम हो जाएगा, तो जब हम उसको फ्रंट से देखेंगे तो चेहरा उसका खूबसूरत नहीं लगेगा, तो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, तो उसका अजीब लगेगा। तो इसीलिए डीप बाइट एक तो उसका चेहरा खूबसूरत नहीं लगेगा, उसमें इफेक्ट करेगा। दूसरा फंक्शन में इस जब हम आ जाएं तो उसमें उनको क्या मसला होगा कि उनके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की तरफ जाएंगे, फ्रंट के दांत, और वक्त के साथ साथ वो घिस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और पेशेंट को जो है वो सेंसिटिविटी के साथ साथ और इश्यूज आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट को वो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लें या फिर डिफरेंट ऑर्थोप्लाइंसेस लें जो कि उनके मोलर्स को इरप्ट करने में हेल्प दे, ताकि उनकी फेस की सिमेट्री भी खूबसूरत हो जाए और उनकी जो दांतों का लॉन्ग टाइम का फंक्शन है वो भी ठीक हो जाए। अच्छा, वीनियर्स क्राउन बाइंडिंग क्या है, इसके बारे में बताइए। कॉम्पोजिट बॉन्डिंग, जी जी, देखिए विनियर्स, क्राउन्स और कॉम्पोजिट बॉन्डिंग, अगर अब आप आ जाते हैं टोटली एस्थेटिक प्रोसीजर की तरफ कि एक पेशेंट है उसको कोई मसला नहीं है फंक्शनली, लेकिन वही बात है कि वो जब लोगों में बैठता है तो उसको शर्म आती है बात करने में, या तो उसके दांत डिके हो गए इस तरह के अब जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं क्राउन की तरफ, क्राउन हम कब देते हैं पेशेंट को, अगर एक पेशेंट है उसके दांतों में फ्रंट पे कैविटीज़ लग गई हैं और इतनी डीप कैविटीज़ लग गई हैं कि वो रूट कैनाल की तरफ चला गया और दांतों का स्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर सा रह गया है, जिसको अगर हम नहीं सेव करेंगे तो दांत टूट जाएंगे। तो फिर उस केस में हम दांतों की रूट कैनाल करते हैं। फिर अगर दांतों का स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो तो पोस्ट एंड कोर बिल्डअप करके और उसके ऊपर हम क्राउन या फिर कोई दांत मिस हो बीच में निकाल दी होगी किसी वजह से तो ब्रिज देते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि जो दांत मिसिंग है उसकी जगह पे हम इम्प्लांट दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पेशेंट ऐसा है कि उसके दांत बिल्कुल ठीक हैं, वो अपने खूबसूरत सिमेट्री में है, लेकिन उनका रंग जो है वो येलो है, ब्राउनिश है, ब्लैक है, तो उस केस में हम उनको विनेयर का ऑप्शन दे सकते हैं। विनेयर में ये होता है कि हम दांतों की फ्रंट सरफेस को थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं और फ्रंट सरफेस पे ही कवर आ जाता है, जिसे विनेयर्स कहते हैं। और फ्रंट के सारे टीथ के डिपेंड करता है पेशेंट की स्माइल कितनी है, कितना वो मुस्कुराते हैं, कितने दांत उसकी स्माइल में आते हैं। कुछ लोगों की सिर्फ 6 आते हैं, कुछ लोगों की जो है वो 8 आते हैं, जो ज़्यादा नज़र आता है, कुछ लोगों की 10 आते हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है। और अगर तो पेशेंट अपने दांतों के ऊपर कोई कटिंग ग्राइंडिंग नहीं कराना चाहता तो फिर हम उसको एक और ऑप्शन देते हैं जो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग होती है। वो इस तरीके से होती है कि एक मटेरियल दांतों की सरफेस पे लगा दिया जाता है और वो रहता है कुछ अरसे के लिए, लाइक 4 to 5 years के लिए रहता है। लेकिन उसका एक इशू है कि उसको हर कुछ अरसे के बाद टचअप्स की ज़रूरत होती है, पॉलिश की ज़रूरत होती है। तो वो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग है, लेकिन वो भी अपना बहुत अच्छा, उसमें ये है कि आपके सारे नेचुरल दांत अपनी जगह पे हैं और आपने दांतों के ऊपर एक लेयर लगा दी है जिससे आपका एस्थेटिकली भी काम हो रहा है और पीछे आपके अपने दांत बिल्कुल ठीक। अच्छा, नाज़रीन को ये बताएं कि अभी आपने पॉलिश की बात की है कि दांतों को जो है वो पॉलिश करवाना चाहिए, कितने अर्से के बाद करवाना चाहिए? इसमें भी दांतों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ जाती हैं। कुछ लोग अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कुछ लोगों के दांत वैसे ही स्ट्रेन नहीं लेते हैं, चाहे वो जो मर्जी भी खाते पीते रहें। लेकिन कुछ लोगों के दांत ऐसे होते हैं कि वो कोई कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, लेकिन वो सिंपल खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके दांतों पे स्ट्रेनिंग आ जाती है। तो अगर तो आपके दांतों पे स्ट्रेनिंग आ गई है तो फिर तो आपको पॉलिश कराना चाहिए, और वो भी आपका डेंटिस्ट बताएगा जब आप जाएंगे अपने चेकअप के लिए। तो बेसिकली तो बात ये है कि हर 6 months के बाद एटलीस्ट आपको अपने रेगुलर चेकअप हर 6 months के बाद बिल्कुल। फिर कोई भी इशू है, चाहे वो फिलिंग है, चाहे आपकी स्टेनिंग्स आ गई हैं, पॉलिश या स्केलिंग की ज़रूरत है, तो वो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा। ऐसे रेगुलर जाके पॉलिश कराना इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जाएँ। ऐसी अपनी स्माइल को खूबसूरत करने के लिए पॉलिश करवा बैठे हैं तो वो ठीक नहीं है आपके? नहीं, पॉलिश से कोई फर्क नहीं जब आता। पेशेंट को ज़रूरत हो तो तब जाएगी। जी, पॉलिश तो जस्ट ये है कि आपके दांतों का वही कलर है, लेकिन उसके ऊपर कोई पिलाहट आ गई है, कोई स्टेन लग गया है, तो उसको जस्ट वो क्लीन करके साफ कर देगा। ऑर्थोडोंटिक इलाज में जैसे इनविजिलाइन की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना तो हम उनको ऑप्शंस देते हैं। एक पेशेंट आया हमारे पास और उसके दांत टेढ़े हैं, ठीक है, पीछे वाले दांत बिल्कुल ठीक हैं, वो खा सही रहा है, लेकिन आगे वाले दांत उसके टेढ़े हैं, या फिर आगे वाले दांत ठीक हैं, पीछे उसकी क्रॉस बाइट है या पीछे वाले उसकी डीप बाइट में। तो हम उसको डिफरेंट ऑप्शन देते हैं कि आप या तो ब्रेसेस लगवाएं, ये ऑर्थो की ट्रीटमेंट है,
या तो डिफरेंट हम देखते हैं अगर अप्लाइंसेस के थ्रू ये ठीक हो सकता है तो हम उसको डिफरेंट अप्लाइंसेस दे देते हैं, जैसे हम उसको जो है बाइट प्लेन्स दे देते हैं या डिफरेंट जो भी हमें लगता है कि इनके लिए ठीक है वो हम देकर, और अगर वो पेशेंट ये दोनों नहीं लगवाना चाहता और वो एक डिफरेंट तरीका चाहता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप अलाइनर्स की तरफ जा सकते हैं। अब जो ब्रेसेस है ना, ब्रेसेस में डिफरेंट टाइप के ब्रेसेस होते हैं। ब्रेसेस दांतों की फ्रंट सरफेस पे भी लग सकते हैं, दांतों की बैक सरफेस पे भी लग सकते हैं। इसके अलावा मेटल के ब्रेसेस भी होते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस भी होते हैं। अब जैसे कुछ पेशेंट ऐसे हैं उनको वही बात आ गई कि उन्होंने दांत भी सीधे कराने हैं, लेकिन एस्थेटिकली जब वो लोगों से बात करते हैं तो उनको वो मेटल ब्रेसेस और वायर अपने दांतों पे अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि मैंने दांत भी सीधे कराने हैं लेकिन ये मैं जब मुस्कुराऊंगा तो ये क्या चीज़ है। तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वाइट कलर के ब्रेसेस लगाएं जिसे कहते हैं सिरेमिक ब्रेसेस। या फिर कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि आप ब्रेसेस मेरे दांतों की पिछली सरफेस पे लगाएं जिसे कहते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। तो इन सब चीज़ों का जो हल एक आ चुका है वो है अलाइनर्स। दीज आर ट्रांसपेरेंट ट्रेज। तो अगर तो पेशेंट एस्थेटिकली अपने दांत भी ठीक कराना चाहता है लेकिन सोशली वो ब्रैकेट्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा तो फिर हम उसको लाइनर्स का ऑप्शन देते हैं कि आप इस ऑप्शन पे चले जाएं। ना आपको वायर की तंगी आएगी, ना आपको ब्रैकेट्स की तंगी आएगी। और हर वक्त जो हम आपको कहते हैं कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे ब्रश करना है। और बहुत सारे बच्चे तो एंड अप कैविटीज़ के साथ हो जाते हैं और जिंजिवाइटिस के साथ हो जाते हैं, डीप पॉकेटिंग के साथ हो जाते हैं, स्केलिंग के इश्यूज आ जाते हैं उनको। तो फिर अगर वो लाइनर्स के साथ जाते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो इजीली इसको रिमूव करें, अपनी फूड को एंजॉय करें, अपने लाइनर्स को वॉश करें, अपने दांतों को क्लीन करें और दोबारा लाइनर्स लगा लें। और इनका ड्यूरेशन भी कम है। ब्रेसेस में तो हमें एक प्रॉपर चैनल के साथ जाना पड़ता है, 2 साल हो या 1.5 ईयर हो, लेकिन अलाइनर्स जो है मैक्सिमम भी अगर पेशेंट का केस हो तो 9 मंथ्स में ख़त्म हो जाते हैं, और इजी केस तो 3 मंथ्स में भी ख़त्म हो जाते हैं, 4 मंथ्स में भी, 6 मंथ्स। डिपेंड करता है कि मरीज़ है उसकी क्रिटिकलिटी कितनी है उसके दांतों की, कितने उसके दांत रॉक्ड हैं, टेढ़े हैं, कितने उसके दांत जो हैं किस पोजीशन पे हैं, गैप कितने हैं, रोटेशंस कितनी हैं, क्या उस हिसाब से है। फिर उसकी ड्यूरेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल उस लिहाज से उसकी ड्यूरेशन मैटर करती है, क्योंकि अलाइनर्स में नंबर ऑफ ट्रेज होती हैं। कुछ पेशेंट है उसकी 5 नंबर ऑफ ट्रेज बन गई, कुछ पेशेंट है उसकी 10 नंबर ऑफ ट्रेज बन गई, किसी की 12 बन गई तो किसी की 17। तो जिसकी जितनी नंबर ऑफ ट्रेज ज़्यादा होंगी उसका ट्रीटमेंट उतना लंबा होगा। जी। अच्छा, वीनस क्राउन के लिए किन किन के कौन कौन सी मवाद की इकसाम हैं, इसके बारे में बताइए। विनियर्स और क्राउन्स जो हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं। पेशेंट को डिपेंड करता है, क्योंकि हर चीज़ अगर आप पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें आपने बहुत सारे फैक्टर्स को देखना है। आपने ये भी देखना है कि किस एरिया पे आप दांत को दे रहे हैं, और आपने ये भी देखना है कि पेशेंट क्या लेना चाहता है, और आपने ये भी देखना है कि पेशेंट का बजट कितना है, कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देना है, अच्छा भी देना है, और वो उसको अफोर्ड भी कर सके। तो इस लिहाज से बहुत सारी वैरायटी के हमारे पास क्राउन्स आ जाते हैं। लाइक कुछ पेशेंट पसंद करते हैं गोल्ड के क्राउन लगवाना या सिल्वर के क्राउन्स लगाना, उनकी किसी दांत में कोई इशू नहीं होता, लेकिन उनको अपनी पर्सनैलिटी में ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो गोल्ड का भी अच्छा लगता है? गोल्ड का तो ज़्यादा एक डिफरेंट कलर नज़र आएगा। ये पेशेंट की अपनी चॉइस है ना। अच्छा। कुछ पेशेंट तो दांतों पे आके डेंटल ज्वेलरी भी लगाते हैं, उनको वो स्टोन्स अच्छे लगते हैं। तो ये हर पेशेंट की अपनी लुक है कि वो अपनी क्या लुक चाहता है दांतों पे। तो क्राउन्स में आप वैरायटी की बात करें तो उसमें सिल्वर क्राउन भी हैं हमारे पास, मेटल के क्राउन्स भी हैं हमारे पास, ज़िरकोनिया के क्राउन्स भी हैं, और उसके बाद मेटल के ऊपर अगर पोर्सलिन लग जाए तो उसे कहते हैं मेटल जो PFM पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन। गोल्ड के क्राउन्स भी हैं हमारे पास, E-मैक्स भी है, ऑल सिरेमिक्स भी हैं, एक वाइड रेंज है। तो पेशेंट जो लाइक करता है और जो हम समझते हैं कि ये एस्थेटिकली भी अच्छे हैं, ड्यूरेशन वाइज भी अच्छे हैं, और पेशेंट के बजट में भी हैं, जो जितना जो चाहे। तो इनकी कीमत और पायदारी में भी कोई फ़र्क है? अच्छे चलते हैं, सब अच्छे चलते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से बनवाया है। कुछ लोगों ने मेटल्स क्राउन, हालांकि PFM के क्राउन बहुत लंबा अर्सा चलते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर उसको जीप जगह से लगवाएंगे तो मेटल में रस्ट हो जाती है। और पेशेंट के मैंने ऐसे देखे हैं, पेशेंट आए हैं उनके दांतों में मेटल ख़त्म हो चुकी थी, पोर्सलिन तो चले चिप ऑफ हो जाती है, लेकिन मेटल ख़त्म हो जाने इसका मतलब है कि चीज़ अच्छी नहीं इस्तेमाल की गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बना रहे हैं। मेटल के क्राउन भी अच्छे हैं, ज़िरकोनिया टॉप पे है, और E-मैक्स तो स्ट्रेंथ वाइज भी बेस्ट है और एस्थेटिकली भी बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहते हैं। अच्छा, नॉर्मली मरीज़ की क्या शिकायत होती हैं इसके बारे में? आम देखिए, पेशेंट हमारे पास आया है वो मुख्तलिफ तरह की जो है अपनी कंप्लेंट्स लेकर आ सकते हैं। हो सकता है पेशेंट पेन के साथ आया
हो सकता है कि पेशेंट जो है वो दांत टूट गया उसकी वजह से आया है, हो सकता है उसको कोई मिसिंग दांत है उसकी वजह से आया है, हो सकता है कि पेशेंट के दांत टेढ़े हैं उस वजह से आया है, हो सकता है कि उसके दांत एक्सीडेंट हो गया था, टूट गए हैं, निकल गए हैं बाहर, उसकी वजह से आया, हो सकता है कि वो बचपन में गिरा जिसकी वजह से उसका जॉ ही नहीं ग्रो कर पाया, तो एस्थेटिकली अब उसको बहुत कंसर्न है, इसकी वजह से आया। तो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। कुछ आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए कि हमें ये मसला है, हम खा नहीं सक रहे, कुछ आते हैं कि हम लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, तो हर पेशेंट का एक अपना मसला होता है। तो इलाज के दौरान कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं किसी किस्म के? पेशेंट होते हैं आपके बड़े सेंसिटिव पेशेंट भी होते हैं। अगर आप बात ये है कि अगर आप शुरू से अपने पेशेंट के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लें, आप शुरू से ही पेशेंट को सुन लें और उसको अपने जो है उसके कंफर्ट जोन में आप आ जाएं, तो फिर वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको तंग नहीं करता। लेकिन अगर शुरू में ही आपने पेशेंट आया और आपने कहा जी जी बैठे मुंह खोलें और आप स्टार्ट हो गए, तो वो कभी भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, बल्कि पेशेंट जो है वो घबरा जाते हैं कि ये क्या है। तो मेरा तो यही तरीका है कि पेशेंट आए, आप उसको आराम से 5 मिनट दें, चुप करके उसकी बात सुनें, रिलैक्स होके कि मसला क्या है, किस कंप्लेन से वो है और उसको क्या फोबियाज़ हैं, वो आपके साथ फिर ऐसे ऐसे शेयर करेगा कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये अच्छा नहीं रहा, मैं ज़्यादा देर मुंह नहीं खोल सकता, या मुझे उल्टी आ जाती है, ज़्यादा पीछे चेयर ना करें मेरा दिल ख़राब होता है, या फिर वो कहेगा कि मुझे निडल से डर है, मुझे प्रिक से डर है। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंजेक्शन के बाद जगह सुन हो जाती है ना, उससे डरते हैं। अगर आप ये हिस्ट्रीज नहीं लेंगे ना और आपने आते साथ उसको फ़ौरन इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद वो नम हो गए, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं पेशेंट, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है मेरे मुंह के साथ। जो इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं कि आप उनके साथ कोई ऐसी काउंसलिंग करते हैं बिठा के कि ये कुछ होगा आपके, जब वो इंजेक्शन लगेगा तो कुछ ऐसा पेन होगा, तो बाद में ताकि आपको मुश्किलात ना पड़ें, ऐसा होता है? जब शुरू में ही मैं प्रॉपर हिस्ट्री अपने पेशेंट से ले लेती हूँ, Okay. मेडिकली भी और साइकोलॉजिकली, उनकी एस्थेटिक उनकी साइकी को देखकर मैं जब ये दोनों हिस्ट्रीज ले लेती हूँ ना, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने किस टेक्निक के साथ जाना है। मैंने ये नहीं करना कि अब इस पेशेंट को फोबिया है प्रिक के साथ, तो मैंने डायरेक्ट प्रिक नहीं करना, पहले उस जगह को हम उसको नम कर देते हैं ताकि उनको प्रिक का भी फील ना हो। अगर मुझे ये पता है कि इस पेशेंट को फोबिया है, ये जगह नम हो जाएगी, उसके बाद से वो नहीं काम कराएगा, तो मैं कोई और टेक्निक स्टार्ट कर देती हूँ कि मैंने इंजेक्शन ही किसी और टेक्निक से लगाना है, या ये पेशेंट ऐसा है कोऑपरेट कर पाएगा, हम इसको कर पाएंगे, या हम इसको जीए में ले जाएं। तो हर चीज़ एट द स्पॉट आपने डिसाइड करके पेशेंट सिलेक्शन करनी होती है, वरना अदरवाइज पेशेंट ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट नहीं कराएगा। अगर तो नताइज अच्छे हैं तो फिर मरीज़ का क्या रद्द-ए-अमल होता है इसके ऊपर? पेशेंट बहुत खुश होते हैं और वो आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। पहले जब वो आपसे ट्रीटमेंट करा के जाते हैं वो खुश होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे चेंज है, लेकिन उस चीज़ को भी वो तब एक्सेप्ट करते हैं जब उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वो बताते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी, आपके चेहरे में बड़ा प्यारा चेंज आया। तो मुझे तो पेशेंट 6-6 महीने 1-1 साल के बाद भी मैसेज करते हैं कि आज मैं वॉक कर रही थी और मुझे किसी ने ये कमेंट दिया, तो डॉक्टर साहब बहुत थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से होता है, पेशेंट तो खुद एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब उसे मास्टर एक्सेप्ट करता है ना, तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। एक तब्दीली आई है उसके स्माइल के अंदर, तो उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर क्या असर होता है मरीज़ को? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको क्या फीडबैक देते हैं वो? एक पेशेंट है, वो आया है हमारे पास और उसके दांत किसी भी वजह से ख़राब हैं, टेढ़े हैं या पीले हैं, और अब उसने इसका इलाज करा लिया है। तो सबसे पहले तो उसकी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उसका बूस्ट होता है ना, उसके आगे कोई चीज़ नहीं है। जब वो अपने आप के ऊपर एतमाद करता है ना, वो फिर दुनिया की हर चीज़ को अचीव कर लेता है। सबसे बड़ी जो जंग होती है वो आपकी अपनी जंग होती है। जब वो उसको जीत लेता है ना, फिर उसे दुनिया में किसी से डर नहीं रह जाता, फिर वो खुल के हर चीज़ करता है। तो इसके ये इम्पैक्ट आते हैं आपको, क्योंकि जंग आपकी अपने आपके साथ चली होती है। आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा लग रहा हूँ, वो क्या सोचेगा वो, लेकिन जब आपको पता है कि आई एम परफेक्ट, तो वो कहते कोई जो सोचता है सोचता रहे, मैं खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। तो ये पहले तो खुद को अच्छा लगना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को मुतमईन किया जाता है, फिर उसके बाद सब मुतमईन हो जाते हैं। अच्छा, वीनस में प्रोस्थेटिक तैयार करने के लिए लेबॉर्ट्री में क्या अमल किया जाता है इसमें? देखिए, आपने जो भी चीज़ रेडी करानी है, तो आपने पेशेंट की सबसे पहले ट्रीटमेंट आपने कर लिया। अगर आप उसके वेनियर्स फॉर एग्जांपल रेडी कर रहे हैं, तो आपने जो है ना उनके दांतों की प्रेप कर ली, फिर आपने उसका स्कैन ले लिया।
या फिर कुछ लोग पट्टी में या फिर एल्जिनेट में इम्प्रेशन लेके फिर उसको लैब को भेज देते हैं। तो फिर लैब हमें एक 3D डिज़ाइन बना के हमारे से शेयर करता है, वो हमारे से शेयर करता है कि आप ये देख लें। सम टाइम ये जो आप कैड कैम वाली डिज़ाइन की बात कर रहे थे, जो हम एट द स्पॉट नहीं दिखा सकते, लेकिन जब हमारी लैब हमें रेडी करके दिखाती है तो कुछ पेशेंट को हम वो प्रिपेयर होने से पहले दिखा देते हैं कि ये कुछ होने जा रहा है, सेंड कर देते हैं कि इस तरह की चीज़ आएगी। तो वो उसको पसंद करते हैं या उसको कहते हैं कि थोड़ी सी चेंजेस कर दें, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक आजकल की टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। और अगर हम विनेयर उसकी बात करें अलाइनर्स में तो हम काफ़ी एडवांसमेंट में हैं, क्योंकि फ़ौरन स्कैन लिया, 3D हमने स्टडी बनाई, पेशेंट के साथ शेयर की कि ये आपके फाइनल रिजल्ट होंगे, और उसमें अगर वो कोई कहता है कि मुझे चेंजेस चाहिए तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम वो पेशेंट की मर्ज़ी से चलते हैं, वो हम फाइनल रिजल्ट उनको पहले ही दिखा देते हैं। अच्छा, मरीज़ अपने नई मुस्कुराहट के ख्याल को कैसे रखते हैं, कैसे रखें इसको? देखिए, आपके दांत नेचुरल हों या आपने उसके ऊपर आर्टिफिशियल लगा दी है, अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। लाइक अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि कुछ लोग पान गुटखा खाते हैं और उसकी वजह से उनके परमानेंट दांतों पे स्टेनिंग आ जाते हैं, और फिर वो लोग अपनी स्माइल मेकओवर कराते हैं, वेनियर्स लगाते हैं, क्राउन लगाते हैं, और अगर उसके बावजूद भी वो अपनी हैबिट को ख़त्म नहीं करते हैं तो उनके स्टेन्स क्राउन और ब्रिजेस पे भी आ जाते हैं, तो उनको ये ट्रीटमेंट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर तो आप अपना एक स्टैटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर आपने ये तैयार भी करना होगा कि मैंने हर लिहाज से अपने दांतों का ख्याल रखना है, वेदर वो ब्रशिंग है, वेदर वो फ्लॉस है। और अगर एक काफ़ी दफ़ा पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सारे दांतों पे क्राउन लगा दें, मेरे दांत हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने नेचुरल दांतों का ख्याल नहीं रख सकते तो आपके अपने क्राउन्स का भी आप ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने सारे दांतों पे क्राउन्स लगा लिए, आपने ब्रशिंग छोड़ दी है, तो वक्त के साथ साथ आपकी गम्स नीचे जाएंगे, दांतों की जो क्राउन्स है उसके नीचे से फूड पार्टिकल्स जाएंगे, अंदर से दांत डिके हो जाएंगे और पूरे के पूरे आपके क्राउन और ब्रिजेस आपके हाथों में आ जाएंगी और जड़ें रह जाएंगी। तो सफाई तो सबसे पहले है, सफाई सबसे पहले, चाहे वो ब्रश है, फ्लॉस है, चाहे आपके नकली दांत हैं या ओरिजिनल दांत हैं, सफाई नहीं करेंगे तो फेलियर में जाएगी हर चीज़। क्या वेनियर्स जो है वो वक्त के साथ साथ पिलाहट या उसके अंदर कुछ चिप टाइप की चीज़ ऐसी हो सकती है? देखिए, ब्रिस्टल जैसे हो जाए, ब्रिस्टल होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। वेनियर्स जो है इटसेल्फ अपना कलर नहीं चेंज करते हैं वेनियर्स, ठीक है। अगर आपने कॉम्पोजिट वेनियर्स लगाए हैं तो वो स्टेन भी लेते हैं, वो चिप ऑफ भी हो सकते हैं, उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने वेनियर्स लगाए हैं और फिर वही बात आ जाती है कि आपने अपनी हैबिट ब्रेक नहीं की जिसकी वजह से आपने वेनियर्स लगाए थे, तो उसके ऊपर भी स्टेन आ जाएगी, ठीक है। Okay. अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो प्लाक के भी बहुत सारे डिपॉजिट्स आ जाएंगे उसके ऊपर। प्लाक मेन कॉज जो है वो सफाई है, असल चीज़ जो है मेन जो चीज़ है कि अगर आपने एस्थेटिक्स करवा लिया, अपना एस्थेटिक ट्रीटमेंट, और आपके दांत बहुत अच्छे हो गए हैं तो अब उनका ख्याल रखें। अच्छा, इनका औसतन इस्तेमाल जो कब इनको तब्दील किया जाता है, इसके बारे में? जो हमें लैब रिकमेंडेशन देती है वो ये देती है 8 से 10 साल के बाद आपको चेंज करवाना हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, आपको चेंज करवाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं, वो इनकी लाइफ को अगर जो इसका ख्याल रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं, इवन देन उनकी एज जो है वो 8 से 10 ही साल होती है या बढ़ भी बढ़ सकती है। इनकी एज बिल्कुल बढ़ सकती है, डिपेंड करता है आप कितना ख्याल रखते हैं। अगर तो आप इसका ख्याल रखते हैं तो ये 25 साल तक भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें आम गलत फहमियाँ भी हैं इसमें ना वेनियर्स के हवाले से कि ये दांत ख़राब भी कर देते हैं, इसके बारे में बताइए। गलत फहमियाँ इस लिहाज से डिपेंड करते हैं आप कहाँ से बनवा रहे हैं, किस डॉक्टर के पास गए हैं, उनको आपके दांतों की प्रेप करना आती भी है या नहीं है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि लोग वेनियर्स लगा रहे हैं लेकिन उनको उनकी प्रेप नहीं आती। तो जो आपके प्रोफेशनल होते हैं जिनको पता है कि हमने दांतों की कितनी कटिंग करनी है, वो कभी नहीं गलत साइड पे जाएंगे। तो वेनियर का मतलब है कि फ्रंट सरफेस पे ही कुछ लगना। अगर आप काट कूट के उसको क्राउन जैसा बना देंगे तो फिर वो वेनियर नहीं रहेगा, वो फिर क्राउन बन जाएगा। तो वेनियर में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने कितने mm कहाँ पे किस लिहाज से कटिंग करनी है, तो वेनियर्स अच्छे बनेंगे। क्या कॉस्मेटिक जो इलाज है ये तकलीफ़ दे भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कुछ पेशेंट इससे के होते हैं कि बड़े सेंसिटिव होते हैं वो, और उनके दांत भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब आप उनकी ग्राइंडिंग करने लगते हैं तो उनको फॉर द लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, हालांकि पहले उन्हें ये इश्यूज़ नहीं होते। तो कुछ पेशेंट में सेंसिटिविटीज़ के इशू आ जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को ये इशू नहीं होता।
और सेकंड बात यही है कि डिपेंड करता है कि कितनी आपने कटिंग की है। अगर आपने जो नॉर्मल लिमिट है उसमें कटिंग नहीं की, फिर हर पेशेंट को सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने केयर से आपने पेशेंट के दांतों की प्रेप की है, और पेशेंट सिलेक्शन डिपेंड करता है कि पेशेंट के दांत पहले कैसे थे। पहले तो वो ऐसे नहीं थे कि कैविटीज़ लगी हुई थी और आपने ऊपर वेनेयर लगा दिया, नीचे से ट्रीटमेंट किया ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी होती हैं। क्या हर मसले का हल कॉस्मेटिक ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और आपके दांत में दर्द है और आपने बस क्राउन लगवा लिया और आपका मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर आप दर्द के साथ गए और आप जस्ट फिलिंग करा के वापस आ जाएं तो भी आपके मसले का हल नहीं होगा। हर पेशेंट का जो मसला है उसको आप देखेंगे और काउंटर करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपके पास जो भी पेशेंट आए आप सबको आपने वेनियर्स लगा दिए, आपने सबको अलाइनर्स लगा दिए, सबको ब्रेसेस लगा दिए। नहीं, जिस पेशेंट का जो मसला है उसको उस लिहाज से आपने हल करना है। क्या मरीज़ अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या इसमें कोई फाइनेंसिंग ऑप्शंस मौजूद हैं? जी बिल्कुल, फाइनेंसिंग ऑप्शन इसमें मौजूद है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास वाइड वैरायटी है। इसके अलावा जब नंबर ऑफ़ टीथ बनते हैं तो उसमें हम अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। एक्चुअली कॉस्मेटिक में क्या क्या आता है? जी, अब देखिए, एक पेशेंट हमारे पास आ गया है, ठीक है, और वो आके अब बैठ गया और मुझसे हम पूछता है कि मैंने कॉस्मेटिक जो है अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्मेटिक्स है क्या। देखिए, एक पेशेंट के जहन में सबसे पहले तो ये आएगा ना कि डेंटिस्ट के पास तो हम तब जाते हैं दांत निकलवाना है, या तब जाते हैं जब दांत में दर्द है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हर डेंटिस्ट जो है वो एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है। आपने पेशेंट के पेन को साथ ख़त्म करने के साथ साथ पेशेंट में ये भी एक चीज़ बूस्टअप करनी है कि कहीं वो सोशली पीछे तो नहीं रह रहा। तो बहुत सारे पेशेंट हैं, उसको हम कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट बताते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को कोप कर सकें और उसमें वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। कॉस्मेटिक में जो चीज़ें आ जाती हैं वो सबसे पहले आ जाती हैं टीथ वाइटनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दांत पीले हैं तो आप उसको किस किस तरीके से जो है वाइट कर सकते हैं। तो एक तो केमिकल के थ्रू, जिसे टीथ वाइटनिंग कहते हैं, वो टेम्परेरी है कि आप उससे अपने दांतों को वाइट कर सकते हैं। फिर स्केलिंग है, जिससे आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके दांतों का रंग बिल्कुल ठीक है लेकिन स्टेन आ गए हैं या प्लाक आ गई है, आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से अपने दांतों को जो है एस्थेटिकली अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप कॉम्पोजिट बॉन्डिंग की तरफ आ सकते हैं। कॉम्पोजिट बॉन्डिंग ये है कि दांतों के ऊपर हम एक कॉम्पोजिट की लेयर से आपके दांतों को एक नई शेप बना देते हैं। वो अब डिफरेंट पेशेंट की डिफरेंट जो है काज हो सकती है। कुछ लोगों को कलर नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को साइज़ नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को अपने दांत छोटे लगते हैं, कुछ लोगों को अपने दांत बड़े लगते हैं। तो उस लिहाज से हम उनको एक नई शेप दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं वेनियर्स। वेनियर्स में ये है कि इसमें हम आ जाते हैं दांतों को कटिंग की तरफ। आपसे इससे पहले जो भी ट्रीटमेंट है वो नेचुरल दांत वहीं के वहीं रहे। और नेचुरल में एक और भी जो आ जाता है, लेकिन वो ये है कि वाइटनिंग से उसका लेना देना नहीं है। वो अगर आपके दांत टेढ़े हैं तो ब्रेसेस और अलाइनर्स हो गए। अब अगर आपके दांत टेढ़े नहीं है और वाइटनिंग इशू है तो आप वेनियर्स की तरफ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बार बार मुझे कॉम्पोजिट बॉन्डिंग ना करानी चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन हो, तो फिर उसमें हम जो है दांतों की फ्रंट सरफेस को हल्का सा ग्राइंड करके और दांतों की फ्रंट सरफेस पे ही हम एक कवर लगा देते हैं, जिसे हम वेनियर्स कहते हैं। और अगर पेशेंट के कुछ दांत मिसिंग है और वो जो है उस वेनियर्स का केस नहीं है, तो फिर उसमें आप उनको क्राउन्स या ब्रिजेस का ऑप्शन दे सकते हैं। और क्राउन और ब्रिजेस बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, अभी तक तो मैंने फ्लोरोसिस आपके साथ डिस्कस किए, या फिर टेट्रासाइक्लिन के कुछ स्टेन्स हैं, या फिर कोई पेशेंट ऐसी ड्रिंक्स पी रहा है जिसकी वजह से स्टेन है। कुछ ऐसी जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं, लाइक उसमें आपकी इनेमल ही सही तरीके से नहीं बन सकी, तो दांत बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत नरम होते हैं। तो उस केसेस में हमने पेशेंट को खुद काउंसिल करना होता है कि अगर आप ये अपने दांतों पे ब्रिजेस और क्राउन नहीं लगवाएंगे तो दांत वक्त के साथ साथ आपके टूट जाएंगे और आपके पास इम्प्लांट या डेंचर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जिसमें हमें लगे कि उनकी डेंटिन सही तरीके से नहीं बनी या उनकी इनेमल सही तरीके से नहीं बनी और उनके दांत बहुत सॉफ्ट हैं, या फिर उनकी फ्लोरोसिस इस ग्रेड की है कि दांत बहुत सॉफ्ट है, तो उस केसेस में हम क्राउन्स की तरफ जाते हैं, वेनियर्स की तरफ हम नहीं जाते हैं। या तो पेशेंट कोई हमारे पास ऐसा आ गया है जिसका जो है कोई दांत मिसिंग है, कोई दांत है और वो इम्प्लांट्स की तरफ भी नहीं जाना चाहता है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी, तो भी हम उनको जो है हम ब्रिजेस की तरफ ले जाते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है
जो उसके दांत किसी न किसी वजह से मिसिंग हो गए हैं और वो एस्थेटिक्स अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है और वो अच्छा ट्रीटमेंट भी चाहता है, वो कोई अपने नेचुरल दांतों को भी ग्राइंड नहीं कराना चाहता, तो फिर हम उसको इम्प्लांट का ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जो मिसिंग है वहीं पे आप दांत लगवाएं। तो ये कॉस्मेटिक बहुत वास्ट एक वैरायटी है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपने जो है पेशेंट के अगर टेढ़े दांत हैं तो ब्रेसेस के थ्रू ठीक करने हैं, अलाइनर्स के थ्रू ठीक करने हैं, अगर उनके दांत में कैविटीज़ वगैरह हो गई तो क्राउन एंड ब्रिजेस के थ्रू आपने उनको ठीक करना है, अगर उनके दांत जो हैं वो डीप बाइट में हैं तो आपने उसको डिफरेंट अप्लाइंसेस देकर, अगर वो थंब सकिंग बच्चा छोटे होते कर है तो हम हैबिट ब्रेक के अप्लाइंसेस वगैरह देकर हम जो है ना पेशेंट को बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट एक हमारा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फाइनली एक क्वेश्चन है, जो अफराद कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से खौफज़दा हैं, आपने क्या मशवरा देंगे? देखिए, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो बात ये टोटली पेशेंट की अपनी चॉइस है कि वो अपने दांतों को चेंज कराना चाहता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो नहीं कराना चाहता तो हम उसको फोर्स नहीं करते। अगर वो अपने इन्हीं दांतों के साथ सोशली अपने आप को एक्सेप्ट करता है और उसकी डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आता तो हम उसको बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते कि आप इसको कटिंग करा के वनेयर और क्राउन ब्रिजेस की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर वो करवाना चाहता है और उसके दिल में फोबिया है तो वो हम ज़रूर दूर करते हैं। इसमें कोई पेन नहीं होता, ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। तो हम इस तरीके से करते हैं कि पेशेंट को पहले वो प्रोसीजर बताते हैं जो कि नेचुरल और जिसमें बिल्कुल पेन ना हो, ताकि उसका फोबिया ख़त्म हो। वंस वो जब आपके साथ अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है तो वो फिर आपकी हर बात मानता है। फिर आपकी हर बात मानता, फिर हम उसको डिफरेंट हर तरह का ऑप्शन दे सकते हैं। ओके। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेंटल ज्वेलरी क्या है, इसके बारे में? ये भी एक एस्थेटिक प्रोसीजर है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके दांत बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के चमचमाते दांत होते हैं, तो उनको उसके ऊपर कोई ना कोई स्टोन लगवाना पसंद होता है। लाइक ये स्टोन आपकी जो डायमंड की शेप का भी हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप के हार्ट या कोई भी चीज़ बनी हुई हो सकती है, गोल्डन कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर का जो पेशेंट लाइक करता है। तो जो डेंटल ज्वेलरी है वो टोटली पेशेंट की अपनी चॉइस है अगर वो लगवाना चाहते हैं। फिर इसमें जो है दो टेक्निक्स आ जाती हैं। एक तो टेक्निक ऐसी है कि हम दांत के ऊपर ही इसको लगा देते हैं, लेकिन बात वही है कि दांत के ऊपर आपने लगाया वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो जो है वो हट सकती है, कुछ आपने हार्ड खाया कुछ तो वो उतर सकती है। तो कुछ पेशेंट को बहुत क्रेज होता है, वो कहते हैं कि नहीं आप इसको फिक्स लगाएं, तो उस केस में हम एक नेचुरल दांत के अंदर ड्रिल करके उसको फिक्स करते हैं। तो वो जो हम ज़्यादा इंकरेज नहीं करते हैं, हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप दांत के ऊपर लगवा लें ताकि आपका शौक भी पूरा हो जाए और आपके दांत भी डैमेज ना हो। क्योंकि अगर आप दांतों को ग्राइंड करके उसमें ज्वेलरी लगाएंगे तो फिर आपको उस जगह का सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ब्रशिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, स्टेन भी ले लेती है, कैविटीज़ भी ले सकती है, प्लाक भी ले सकती है। तो फिर ये है कि अगर आपने एक स्टोन अपने दांत के अंदर लगवा लिया तो फिर प्रॉपर उसकी लाइफ टाइम के लिए केयर करनी। ये जो स्टोन है नज़र आता है सामने, हाँ जी बिल्कुल, वो बाकी दांतों की कलर और उसका फिर कम्बिनेशन कैसे, वो अजीब सा नहीं लगता कि एक थोड़ा चमक रहा है और बाकी थोड़े से प्लाट की तरफ है? नहीं, ये जो है ना छोटा स्टोन होता है, जैसे ये स्टोन है ना, इसके दांत के ऊपर आप एक स्टोन लगा देते हैं। तो इसका कोई साइज मिलीमीटर? जी, वो डिफरेंट पेशेंट जो लाइक करे, डिफरेंट साइज होते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता पूरे दांत पे। लेकिन आजकल तो हमारे वेस्ट में बहुत सारे लोग ज्वेलरी के दांत पे लगवा रहे हैं, उनकी पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड का दांत लोग पसंद करते हैं। तो ये सब हर पेशेंट की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग जो है वो एक बाली सी होती है वो ज़ुबान में लगवा लेती है, वो उससे तो बहुत नुकसान भी होते हैं जो हम इनकरेज नहीं करते। तो ये है डिफरेंट प्रोसीजर जो पेशेंट करवाते हैं। तो जो मैं आपको बताई थी स्टोन के बारे में ना, तो स्टोन अगर आपने लाइफ में कभी ये चाहा कि अब मैं इसको निकलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो जब आप उसको निकलवाएंगे जो आपने दांत के अंदर ड्रिल करके लगवाया था, तो फिर अब वो दांत आपका हमेशा के लिए ग्राइंड हो गया। फिर अब वहाँ पे जब वो स्टोन निकलेगा या तो फिलिंग होगी या तो आप उसको ऐसे। तो इसकी भी कोई स्टोन की भी कोई एज है कि कितने साल तक चलेगा? 5 साल 10 साल? जो आप दांत के ऊपर लगाते हैं ना, वो तो 6 मंथ्स 5 मंथ्स 3 मंथ्स इतनी हम गारंटी देते हैं। लेकिन जो दांत के अंदर आप ग्राइंड करके लगवाते हैं वो तो चलते रहते हैं, 10-10 साल चलते रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए दिया और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।